सुप्रभात सभी को। मैं पूनम शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास में। पिछले अध्याय में हमने आपको पढ़ाया था भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी, जिसमें हमने आपको बताई थी कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने विभाग हैं और हमारी हिंदी भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है। आज हम आपको अध्याय 2 में पढ़ाएंगे वर्ण विन्यास यानी कि वर्ण विचार। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण से आप क्या समझते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वर्ण विचार। भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें से पहले के 2 कौशल मौखिक हैं और शेष 2 लिखित, यानी कि सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। उच्चारित यानी कि उच्चारण करने या मुख से बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उनको लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं, यानी कि वर्ण बोले भी जाते हैं मुख से और लिखे भी जाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमारी भाषा जो हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सकें वर्ण कहलाती है। इसे अपनी भाषा में इस प्रकार भी लिख सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है आ से लेकर के ज्ञ तक, उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप इस प्रकार है: स्वर आ से लेकर अ तक, स्वरों की मात्राएं आ से लेकर अ तक। आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ से शुरू होती हैं। अनुस्वार, अंग की जो बिंदी होती है वह अनुस्वार होता है। विसर्ग यानी कि बड़ी अंग की जो 2 बिंदियां हैं वो विसर्ग कहलाती हैं और ये अक्षर के पीछे लगाए जाते हैं। व्यंजन, अब हमारे यहाँ से व्यंजन शुरू होते हैं। का से लेकर के माँ तक के सारे अक्षर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें डा और ढा विशेष व्यंजन कहलाते हैं। या से लेकर के वा तक के वर्ण अंतिष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। श, स, एंड हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अ, ज, फ आगत वर्ण कहलाते हैं। हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। स्वर तो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं, परंतु हिंदी के व्यंजन वर्णों में भी अवर्ण रहता है। कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है, तब व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वर्णों को उच्चारण करने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती और व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। अ से लेकर अ तक 11 स्वर होते हैं। पारंपरिक देवनागरी वर्णमाला में अंग और अंग को स्वरों के साथ लिखा जाता है, पर वास्तव में वे अनुस्वार होते हैं। इनको लिखा जरूर जाता है लेकिन इन्हें स्वर नहीं माना जाता। ये अयोगवा होते हैं और ये अनुस्वार कहलाते हैं। अंग को विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के अंतिम नासिक वर्ण के रूप में उच्चारित होता है। यानी कि का से लेकर के माँ तक के जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उनमें प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार उसका अंतिम 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी अंग की बिंदी में प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः और अतः। अब आप कहेंगे कि तत्सम क्या होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और जिनका प्रयोग हिंदी में जैसे कि तैसा ही किया जाता है। औ आगत अंग्रेजी की ध्वनि है। ये अ शब्द जो है ये किसकी ध्वनि है? अंग्रेजी की आगत ध्वनि है, यानी कि आई हुई ध्वनि है। इसलिए इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में लाए गए शब्दों के साथ ही होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। इसके जो उच्चारण में अ का प्रयोग किया जाता है। स्वर के भेद। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ए, ओ और ऋष। अब आते हैं आपके दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी कि इसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है इनका उच्चारण करने में। सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे अंग, आंग, इंग, ओंग, इस प्रकार। जिन स्वरों के ऊपर मात्रा होती है वहाँ अनुनासिक या चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार या बिंदु लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। हिंदी में कुल 37 व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन। अब यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन इस प्रकार हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी कि टच करना। जब हम का से लेकर के माँ तक के अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारी जिह्वा
जिह्वा यानी कि जीभ मुंह के विभिन्न भागों को छूती है, टच करती है, घर्षण करती है और इस प्रकार छूते हुए निकलती है। इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श का मतलब होता है छूना। इसके 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। और इसी प्रकार च वर्ग के अंतर्गत चा से लेकर के अंग तक के इसका स्थान तालु होता है। टा वर्ग के अंतर्गत टा से लेकर के ढंग तक के और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ता वर्ग के अंतर्गत ता से लेकर के ना तक के अक्षर आते हैं और इसका दंत से प्रयोग होता है, उच्चारण स्थान इसका दंत है। प वर्ग पा से लेकर के मा तक और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। फिर आते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। ये 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। इनको गर्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी स्थान को रगड़कर, घर्षण कर करके बाहर आती है। इनके उच्चारण में ऊष्मा सी उत्पन्न होती है। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, स, सा एंड ह। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जब हम इन चारों अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारी जीभ किसी न किसी से घर्षण करते हुए आती है। घर्षण यानी कि रगड़ कर, और रगड़ने से क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है, यानी कि गर्माहट पैदा होती है। इसीलिए हमारी जब जिह्वा रगड़ती है तो गर्मी उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब आते हैं आपके आगत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ नीचे नुक्ता लगा रहता है। ये जो बिंदी दिख रही है आपको, इसको नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। और यह हमेशा उर्दू के शब्दों के साथ, फारसी के शब्दों के साथ लगाई जाती है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे ज़रा, जरा नहीं ज़रा। ऐसे ही जेवरा, एक तो होता है जेवरा, और जेवरा नहीं, यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे जेवरा। इसी प्रकार अब आप पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। ये हमारे जो चारों अक्षर हैं ये 2 व्यंजनों को मिला करके बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर वर्णों के उच्चारण का स्थान दिया गया है, तालिका दी है ये, आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ ये लिखा भी है कि कौन कौन से अक्षर की उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। व्यंजन गुच्छ, उच्चारण और लेखन की दृष्टि से व्यंजन गुच्छ का विशेष महत्व है। व्यंजन गुच्छ में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे पक्का, मक्खन, कष्ट, प्यास, स्वास्थ्य आदि। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। लेकिन वैसे तो संयुक्त व्यंजन ऊपर जो बताए थे 4 वही होते हैं। इनका भी प्रयोग 2 अक्षरों को मिलाकर के किया जाता है, तो इनको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। गुच्छ का मतलब होता है गुच्छा। छ, त्र, ज्ञ और स परंपरागत संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें वर्णों के रूप बदल गए हैं और नए रूप में निश्चित हो गए हैं, यानी कि अब इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये पहले से ही बन करके संयुक्त होकर के ये इस प्रकार बन गए हैं और ऐसे ही रहेंगे। इसी कारण इन्हें वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया गया है। दद्यत्व व्यंजन। अब यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया। दद्यत्व व्यंजन क्या होता है? समान व्यंजन की आवृत्ति, यानी कि एक ही जैसा अक्षर एक आधा हो और एक
पूरा हो। जैसे प्रसन्न, इसमें आधा ना और फिर पूरा ना। इनको दद्युत व्यंजन कहते हैं क्योंकि एक ही अक्षर 2 बार आया है। उद्देश्य कच्चा, बच्चा, पक्का, सम्मान आदि। अल्पप्राण महाप्राण का संयुक्त रूप, उद्धार, आच्छादन, पत्थर, गट्ठर, जत्था, मक्खन इत्यादि। अन्य उदाहरण अनिष्ट, अन्विशेषण, उद्यान, भव्य, ये सारे किस में आते हैं? व्यंजन गुच्छ के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे बलाघात क्या होता है। किसी शब्द या शब्दांश का उच्चारण करते समय श्वास के दबाव से जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। जो हम सांस को, आपने देखा होगा बोलते समय, कभी गहरी, कभी भारी, कभी जोर लगा के, कभी स्लो, धीरे धीरे। तो इस तरह से जब हम अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं और जहाँ पर बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। यह बल अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी दिया जाता पे आवाज़ को बढ़ाया था, उसी प्रकार। नीचे दिए गए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। तुम्हें क्या दे सकते हैं, यहाँ पर क्या किसी सामान्य के लिए पूछा गया है। अच्छा, तो राम मिठाई खाएगा, यहाँ पर मिठाई पर बल दिया गया है। सीता खेल रही है, यहाँ पर सीता पर बल दिया गया है, इसीलिए यह बलाघात है। यहाँ पर बलाघात इस पर है, यहाँ पर बलाघात क्या पर है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द बलाघात और एक वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात में शब्दों पर बल दिया जाता है और वाक्य बलाघात में वाक्यों पर बल दिया जाता है। फिर आता है आपका संगम। उच्चारण के क्रम में किन शब्दों या वर्णों का प्रभाव में एक साथ पढ़ना है और कहाँ थोड़ा सा ठहरना है, यह संगम के द्वारा निश्चित किया जाता है। संक्षेप में कहें तो पदीय सीमाओं का बोध कराने वाले संकेत ही संगम है। संगम को दिखाने के लिए धन का यानी कि प्लस का चिन्ह का प्रयोग होता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखकर संगम का महत्व समझिए। मोहन, तुम मोहन से मिल आओ। तुम मोहन से मिल आओ। अब यहाँ पर मिल, धन, आओ, 2 को मिला दिया गया, मिल आओ। तुम कभी मोहन से मिलाओ, यहाँ पर मिलाओ, ये भी 2 को मिला के बनाया गया। इसी प्रकार अन्य। अब आता है अनुतान। अनुतान क्या है? बोलने के क्रम में बोलने के क्रम में सुर में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। दूसरे शब्दों में सुरों का आरोह अवरोह अनुतान कहलाता है। सुर माने जो हम आवाज़ जो बोलते हैं किस प्रकार से निकलनी चाहिए, वो सुर। उदाहरण के लिए अच्छा शब्द को देखा जा सकता है जिसमें अनुतान के सहारे कई अर्थ पैदा किए जा सकते हैं। जैसे अच्छा प्रश्नवाचक भी हो सकता है, अच्छा आश्चर्यवाचक भी हो सकता है, अच्छा स्वीकारात्मक भी हो सकता है, अच्छा बेमन से स्वीकृति भी हो सकती है जिसका मन नहीं होता। यहाँ पर अन्य उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ दी गई हैं कि हम उन जो शब्दों का उच्चारण किस प्रकार करते हैं। कई बार हम गलत करते हैं, कई बार हम किस प्रकार करते हैं। जैसे देखिए आवश्य, आवश्य नहीं होता अवश्य, अत्यधिक नहीं होता अत्यधिक, इसी प्रकार अन्य। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। शब्दों का
वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को स्वर रहित रूप में और स्वरों को अलग करके लिखा जाता है। यानी कि बनाए हुए शब्द को तोड़ना, जो हमने शब्द तैयार किया है उसको फिर से वर्णों में बदल देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कमल। कमल पर कोई भी अन्य मात्रा नहीं है, केवल अ की मात्रा लगी हुई है। तो जैसे क व्यंजन होता है, अ इस पर मात्रा लगी है अ की, फिर माँ व्यंजन हो गया, फिर इस पर आ की मात्रा लगी है, फिर ला पर आ की मात्रा लगी है। तो इस प्रकार इसको लिख दिया जाता है और व्यंजनों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। अब यहाँ दूसरे में देखिए भारतीय, इसमें आ की मात्रा लगी है और ई की मात्रा लगी है। तो भ धन आ धन र धन अ धन त धन ई धन य धन अ। इसी प्रकार अन्य। र के विभिन्न रूप। अब यहाँ हम आपको सिखाएंगे कि रा को हम कितने रूपों में प्रयोग करते हैं। मात्रा, संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में र की विशिष्ट स्थिति होती है। र में ओ और ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है, जैसे रुपया और रूप। यानी कि र जो हमारा वर्ड है उसमें छोटे ऊ की मात्रा को बिना घुंडी के प्रयोग किया जाता है और बड़े ऊ की मात्रा जब हम रा में लगाएंगे तो घुंडी लगा के प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में अंतर होता है। छोटे ऊ की मात्रा में घुंडी नहीं लगाई जाती और बड़े ऊ की मात्रा में घुंडी लगा के प्रयोग किया जाता है और यह अक्षर के बीच में लगाई जाती है। व्यंजनों के साथ संयुक्त होते समय र की स्थिति अलग प्रकार की होती है। जब इनको व्यंजनों के साथ र को प्रयोग किया जाता है तब इसका अलग ही रुख होता है, अलग प्रकार की स्थिति होती है। यदि र स्वर रहित पहले हो और बाद में कोई अन्य स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है, जैसे क प्लस र प्लस म, यानी कि कर्म। इसे रैफ की मात्रा भी कहते हैं, रैफ। यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो वह रैफ के रूप में मात्रा के साथ लगता है, जैसे वर्षों, सर्वोदय, पार्किंग। इसे रैफ की मात्रा कहते हैं, रैफ। पूरी पाई अंत में और मध्य में वाले स्वर रहित व्यंजन जब र के साथ संयुक्त होते हैं तब रा को अक्षर के नीचे पैरों में लिखा जाता है, जैसे क्रम और वृक्ष। इसे र पदेन कहते हैं। पदेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अक्षर के पैरों में लगाई जाती है। जैसे इसमें का के पैर नीचे हैं ये और इसे पैरों में लगाया गया है, इसीलिए इसे पदेन कहते हैं। स्वर रहित द और ह जब स्वर रहित र के साथ संयुक्त होते हैं तब ह के रूप में लिखते हैं, जैसे हास, हास। इसमें रा अंदर लग गया। स्वर रहित ट और ड जब र के साथ संयुक्त होते हैं तब र को डबल ऐसे करके के रूप में लिखा जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र और ड्रामा। ये भी पदेन होते हैं, ये भी अक्षरों के पैरों में लगाए जाते हैं, लेकिन इसको इकहरा पदेन कहते हैं और इसको दोहरा पदेन कहते हैं। जब स्वर रहित स र के साथ संयुक्त होता है तब इसे श्र के रूप में लिखा जाना चाहिए, पर यह इस प्रकार बदल जाता है, के रूप में स्वीकृत है, जैसे श्रम, श्रमिक इत्यादि। इसी प्रकार ऋष की मात्रा ये होती है और स के साथ जब जुड़कर प्रयोग की जाती है तब इसका अक्षर के नीचे लग जाती है, इस प्रकार का रूप ले लेती है, जैसे श्रृंगार, श्रृंखला इत्यादि।
इसी के साथ हमारा पार्ट 2 पूरा होता है और उम्मीद है कि आपको रीडिंग और एक्सप्लेन दोनों ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इससे संबंधित आपको प्रश्न देंगे जिसे आपको बैठ करके अपनी कॉपी में पूरा करना है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई वीडियो नए अध्याय के साथ।